हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंसपीडिया, जहां पे हम ट्राई करते हैं हर किसी को फाइनेंस एक बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपको अपना एक ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट बनाना है। तो अगर आपके पास अभी फिलहाल ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप पहले वो वीडियो चेक कर सकते हो, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और फिर इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सको। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपना एक म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो एंड ये भी बताऊंगा किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना है। और जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज करने वाले हैं वो एंजल ब्रोकिंग का ही करने वाले हैं एंड पिछली वीडियो में मैंने उसी के बारे में बताया था। तो इसलिए अगर आपके पास उसी का अकाउंट होगा तो थोड़ा आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। किस तरीके से सब कुछ देखना होता है तो वो सारी चीजें आप वहीं पे देख सकते हो। एंड आपको मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा कि यार हाँ मार्केट कहाँ पे चल रही है या मतलब अभी मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, कुछ टाइम रुक जाऊं। आप उसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड लंबे टाइम में वो फंड्स हमेशा अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप ये सारा चीजें जानना चाहते हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। एंड चलिए हम जल्दी से बात करते हैं। सारी चीजें लैपटॉप की स्क्रीन पे ही हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी आगे जाकर तो लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और आपकी इन्वेस्टमेंट एंड आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। तो चलिए जल्दी से हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो आई होप कि आपके पास एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट है, क्योंकि उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू कर पाओगे। हाँ, एएमसी की वेबसाइट पे जाकर आप कर सकते हो, बट फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, सब कुछ करवाना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपके पास एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है तो आपका सब कुछ पहले से ही हो गया है, आपको हर बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले दो वेबसाइट्स की हम बात करना है। देखो, एंजल ब्रोकिंग तो वो है कि जिसमें आपको जाकर बाय करना है, बट उससे पहले मैं म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हाँ, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कैसा है, क्या क्या इसके अंदर होल्डिंग्स हैं, कौन सा फंड मैनेजर है, कितनी एक्सपेंस वगैरह है, सब कुछ वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज हम एक अच्छा फंड चूज नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, एक बिगिनर के लिए जो कि आप एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हो अपनी, उनके लिए सबसे अच्छा फंड एक्चुअली इंडेक्स फंड्स होता है। देखो, अब इंडेक्स फंड सिर्फ बिगिनर्स के लिए अच्छा नहीं है। आई थिंक कि इंडेक्स फंड एक सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एंड अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आप ज़्यादा वरी नहीं रहना चाहते और समय कि हाँ यार गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपनीज हैं वो ना डूब जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो अगर आप इस सबसे दूर रहना चाहते हो तो आपके लिए इंडेक्स फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब इंडेक्स फंड होता क्या है, क्या चीज़ होती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। अब देखो, इंडेक्स फंड, इंडेक्स क्या होता है, मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया था कि हमारे जो इंडेक्स हैं मेन, वो एक है निफ्टी और एक है सेंसेक्स। अब इन्हीं के रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कि आप कहो कि हाँ मेरे को निफ्टी के इतने शेयर चाहिए या मेरे को सेंसेक्स के इतने शेयर चाहिए। वो आप सिर्फ दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड बाय कर लो, और सेकंड होता है कि आप ईटीएफ के थ्रू कर लो, ठीक है। ईटीएफ ट्रेड होते हैं, उसकी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट हाँ, सबसे पहला ऑप्शन है इंडेक्स फंड, ठीक है। अब इंडेक्स फंड समझ लो, आपने कोई इंडेक्स फंड लिया जो है निफ्टी 50 के रिलेटेड, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें जो भी वो होल्डिंग्स रखेगा, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, वो वही कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो कि निफ्टी 50 में है, एंड उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा जो निफ्टी 50 में उसका प्रपोर्शन है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे एंड हम लिख लेते हैं निफ्टी 50 वेटेज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं निफ्टी 50 वेटेज, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ उसमें लेटेस्ट लिख लेते हैं, तो यहीं पे हाँ NSE में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, एक मिनट रुक जाओ। तो अब आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे ये जो सारी निफ्टी 50 की वेटेज आ रही है यहाँ पे, जैसे देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो आ रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की कितनी वेटेज है, ये लेटेस्ट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आईटी सेक्टर की कितनी वेटेज है, मतलब निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो 50 कंपनीज है कौन सी हैं, ठीक है, तो हम क्यों ना उन्हीं 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि देखो, निफ्टी 50 में क्या होता है, समझ लो आज कोई कंपनी है जो कि निफ्टी 50 में 40th नंबर पे, ठीक है। अब अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, उसके शेयर प्राइस नहीं बढ़ते हैं एंड उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम होती रहती है, तो अगर तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, डायरेक्टली आपने शेयर्स ले रखे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम होती रहेगी। बट अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी रैंकिंग जो 40 से 30 45 1 आती रहेगी, 42nd 43rd, और इस तरीके से धीरे धीरे वो जो है 50 से बाहर हो जाएगी। और जो भी कंपनी अच्छी होगी, जिसकी वैल्यूएशन बढ़ रही होगी, उसको वो निफ्टी 50 में ऐड कर लेंगे। एंड जो भी फंड आपने बाय कर रखा है, जो भी इंडेक्स फंड आपने बाय कर रखा है, उसको भी ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर शेयर में से निकल के जो कंपनी नहीं ऐड हुई है उसमें जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक चीज़ समझ रहे हो कि आप कभी भी कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे नहीं जो कि डूब जाएगी, क्योंकि आप हमेशा
टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड हो, चाहे कोई उसमें से 50 में से चाहे 20 कंपनीज निकल जाए, बट हाँ फिर 20 जो ऐड हुई है वो टॉप हो गई, तो टॉप 50 कंपनीज में ही आपका हमेशा इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसी तरीके से आप सेंसेक्स का भी बाय कर सकते हो, या फिर और कुछ इंडेक्स फंड्स आते हैं जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, मतलब जिसमें 50 से लेकर 100 कंपनीज रहेंगी, तो वो अलग होते हैं, बट मेन आपको मैं बताने वाला हूँ निफ्टी 50 के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वेटेज की बात करें तो देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी सबसे ज़्यादा वेटेज है। मतलब अगर आप पैसा लगा रहे हो या जो भी आप इंडेक्स फंड बाय कर रहे हो उसको इतने ही प्रपोर्शन में जो है रिलायंस के शेयर्स लेने पड़ेंगे। अब 10.66 है तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट होगा, क्योंकि वो वैल्यू चेंज होती रहती है, तो हो सकता है उन्होंने 11% लिए हो या 10.5% लिए हो, बट मैक्सिमम वेटेज आपका रिलायंस को जाएगा, ठीक है। उसके बाद HDFC बैंक के, उसके बाद इन्फोसिस के, तो इस तरीके से यही प्रपोर्शन में जो वो आपकी इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। अब अगर होता है आने वाले टाइम में कि रिलायंस की वेटेज यहाँ से 15% हो जाती है, तो आपकी भी होल्डिंग्स में उसकी रिलायंस की वेटेज जो है वो 15% हो जाएगी, जो भी फंड उसने आपने ले रखा है। तो इस तरीके से आप हमेशा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई जो मैं आपको बताना चाहता था इंडेक्स फंड कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो अपने लिए एक अच्छा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं उसकी। तो अभी हमें एंजल ब्रोकिंग की तो जरूरत पड़ेगी ही म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए, बट हमें एनालिसिस करने के लिए एक और वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी जो है यहाँ पे मनी कंट्रोल। अब इसमें हमें बेसिकली देखना पड़ेगा कि हाँ म्यूचुअल फंड में क्या क्या है, उसकी होल्डिंग्स क्या क्या है, उस पर्टिकुलर फंड का पास्ट परफॉर्मेंस भी क्या है, या और क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हम मनी कंट्रोल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसकी ऐप भी है, बट हाँ आप वेबसाइट पर ओपन कर सकते हो। बाकी म्यूचुअल फंड सही है .com पर भी मिल जाती है, बट मैं इसको प्रेफर करता हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप ओपन कर लेना एंड उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का, सिंपल इस पर क्लिक कर देना आपको। देन उसके बाद आपको एक और नीचे लाइन में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा म्यूचुअल फंड स्क्रीनर का, तो सिंपल इसमें आपको जाना है, ठीक है। इसमें हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फंड्स दिखा देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें आज चूज करना है इंडेक्स फंड, क्योंकि आई थिंक कि आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा इंडेक्स फंड में होनी चाहिए। एंड आपका मैक्सिमम हिस्सा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम हिस्सा इंडेक्स फंड में ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारा समझा दिया, सब कुछ पहले आपको बता दिया कि इंडेक्स फंड से हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज में ही रहेगी, जो भी आपने इंडेक्स फंड ले रखा है। अब यहाँ पे आपको जैसे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको जो है फिल्टर मिल रहा है फंड हाउस का, तो ये तो आपको सारे फंड हाउसेस पे सेलेक्ट कर रहने देना है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद मिल रहा है फंड कैटेगरी का, तो इसको आपको चेंज करना है, इसको आप सबसे पहले कर दो रिमूव ऑल, ठीक है, क्योंकि हमें सारे प्लान्स नहीं देखने, हमें सिर्फ इंडेक्स प्लान्स देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे इक्विटी फंड है, जैसे मैंने आपको बताया था इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उसके अलावा आपका पैसा गोल्ड में लग सकता है, उसके अलावा आपका पैसा इंटरनेशनल फंड्स में लग सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही हैं। इक्विटी फंड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में जरूर से बात करेंगे, बट अभी जितनी चीज़ें समझा रहा हूँ सिर्फ उतनी समझो, क्योंकि बिलीव में अगर आप सारी चीज़ों को इकट्ठा क्लब करके देखोगे तो आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, बट धीरे धीरे समझेंगे तो सब समझ आएगा, एंड समझ आएगा तो तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इक्विटी फंड सारे कैंसिल कर दो। उसके बाद हाइब्रिड फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, जाने की जरूरत नहीं अभी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अदर फंड्स में आपको मिलेगा फंड ऑफ फंड्स का ऑप्शन, जिसमें आप इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो जरूरत नहीं है, हमें चाहिए इंडेक्स फंड, तो वो ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको आपको अप्लाई कर देना है। उसके अलावा अगर आप देखोगे फंड रैंक एंड रेशोज, इसमें इन्होंने सिर्फ 5 रैंक वाले और 4 रैंक वाले दिखा रखे हैं, तो हमें सारे देखने हैं, हमें 3 रैंक वाले भी चाहिए, सेकंड रैंक वाले भी, मतलब सेकंड 2 स्टार जिसको मिले हैं, जिसको नोट रैंक है, सारे चाहिए। उसके बाद इसको भी अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में। फंड पैरामीटर्स में अगर आप देखोगे तो ये आप ओपन एंडेड रहने देना, क्योंकि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या फर्क होता है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। क्लोज एंडेड क्या होता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर मतलब नंबर होता है कि हाँ इतना ही हमें पैसा चाहिए, उसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सेप्ट करेंगे और इतने टाइम बाद आप निकल सकते हो, तो वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए सिर्फ ओपन एंडेड चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें भी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फंड कैटेगरी चेंज करनी है, एंड उसके बाद आपको फंड रैंक एंड रेशो चूज करना है, ठीक है। अभी अप्लाई कर देना, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखोगे बहुत सारे आपको इंडेक्स फंड मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फंड्स हैं। अभी हमें अपने लिए कैसे अच्छा चूज करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे तो हमें कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है उसका काम है आपको प्लान बेचना, तो वो हमेशा यही दिखाएगी कि देखो हमारे फंड ने पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको रिटर्न लेकर दिया है, तो इसलिए आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर लो। बट जरूरी नहीं है कि अगर उसने पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया तो वो आने वाले 5 साल में भी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ उनके पास ऐसी कंपनीज होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू वो जनरेट कर देते हैं रिटर्न। मतलब पिछले 5 साल में, अब समझो मेरे पास कोई ऐसी कंपनी है, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसने इस पर्टिकुलर पिछले 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली मेरा पैसा बढ़ा, बट जरूरी है कि वो आने वाले 5 साल में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इसलिए पास्ट परफॉर्मेंस पे हमें कभी भी नहीं जाना है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो कि आपको बहुत
थोड़ी सी वियर्ड लगेगी और बहुत सारे लोगों को वियर्ड लगेगी, वो है क्रिसिल रैंकिंग। अब कभी भी क्रिसिल रैंकिंग के बेस पे आपको फंड को नहीं लेना है। ये नहीं कि अगर क्रिसिल बेसिकली क्या है, रैंकिंग कंपनी है जो कि अलग अलग फंड्स को रैंक करती है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार क्रिसिल ने 5 रैंक दे रखे हैं किसी फंड को तो वो बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रैंकिंग बहुत अलग अलग बेसिस पे दी जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो कि मेरे साथ हो चुका है। एक्चुअली क्या हुआ था, आज से कुछ महीने पहले की बात है, जब मतलब अब देखो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जिसमें 3 स्टार की रेटिंग है या 4 स्टार की रेटिंग है या 5 स्टार की रेटिंग है, सिर्फ वो फंड्स अच्छे होते हैं, या अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो तो आप 4 स्टार या 5 स्टार वालों के साथ जा सकते हो। तो ऐसा नहीं होता हर बार। अब क्या हुआ, पिछले कुछ महीनों की बात है, जब मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी थी म्यूचुअल फंड में, मेरी ऑलरेडी चल भी रही थी कुछ में, बट मेरे को और किसी में जाना था। उसमें क्या हुआ, उसमें मेरे को एक अच्छा फंड दिखा जिसकी क्रिसिल रैंकिंग थी 2, मतलब उसको 2 स्टार दे रखे थे क्रिसिल ने। अब मैंने कहा यार ऐसा इसमें फंड में क्या है कि इसको 2 स्टार मिले हैं। जब मैंने उसकी होल्डिंग्स चेक करी तो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि जो भी मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को कंपनीज बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उन कंपनीज में फर्दर ग्रोथ आ सकती है। तो क्या हुआ, मैंने वो फंड बाय कर लिया। अब मैं उसको ट्रैक करता रहा, मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिलता रहा, ठीक है। मतलब अगर आप बात करोगे तो मेरे को मंथली 20 से 25% तक का रिटर्न मिला उस पर्टिकुलर फंड में। और मैंने क्या देखा, कुछ ही टाइम बाद उसकी रैंकिंग जो है वो 2 स्टार से 5 स्टार में हो गई। अभी अगर आप उसकी करंट रैंकिंग देखोगे तो 5 स्टार है। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आई कि मतलब जब एक्चुअल में उस फंड में पैसा लगाने का टाइम था तो तब उसकी रैंकिंग 2 है, और जब वो सारा ग्रो हो गया, वो कंपनीज ग्रो हो गई, उनके स्टॉक डबल हो गए, तो तब उसकी रैंकिंग 5 हो गई। तो तब फायदा ही नहीं कुछ पैसे लगाने का, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। क्योंकि पैसा तो मतलब बीच में से कंपनीज ही बना के देंगी। अब कोई भी म्यूचुअल फंड है उसने कंपनीज में पैसा लगा रखा है, तो अगर कंपनीज ग्रो होंगी तो डेफिनेटली फंड भी ग्रो होगा। तो इसलिए आपको हमेशा कंपनीज देखनी कि उसके अंदर कंपनीज कौन सी हैं। बट सिंस हम बात करें इंडेक्स फंड्स की, तो इसमें हमें कंपनीज देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स है तो उसको निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो उसके अलावा नहीं कर सकता है। तो ठीक है, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे आपको कभी जज नहीं करना है, एंड सेकंड है क्रिसिल रैंकिंग, इसके बेस पे भी जज नहीं करना है। हाँ, इसको ध्यान में रखना है। अब कोई ऐसा फंड है जिसको रैंक नहीं कर रखा है क्रिसिल ने, या 1 रैंकिंग दे रखे, तो एक बार उसको चेक करना है अच्छे से कि हाँ यार क्या है इसमें एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमें फंड्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे देखोगे आदित्य बिरला सन लाइफ है। अब आदित्य बिरला सन लाइफ क्या है, वो एएमसी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे कोटक एएमसी है, ये सारी एएमसीज है। उसके बाद जो लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकिंग ईटीएफ, इसका मतलब क्या है, बैंकिंग ईटीएफ है मतलब जो बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 का ही हो, अलग अलग भी होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे मैं और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो गोल्ड ईटीएफ है, ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये निफ्टी 50 का आ गया, यहाँ पे देख सकते हो ये निफ्टी 50 का ईटीएफ है, मतलब ये निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके ऊपर है एलआईसी का निफ्टी 100, मतलब ये टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 के मिल जाएंगे, मतलब निफ्टी 50 तो हो गया, निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज, नेक्स्ट 50 मतलब 50 से लेकर 100 तक की कंपनीज। तो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बट हाँ इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको करना क्या है, कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये तो बहुत सारे प्लान्स आ गए। अब सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप एयूएम को देख सकते हो। एयूएम मैंने आपको बताया था पहले भी, एयूएम वो होता है जितना टोटल पैसा एक म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा है, मतलब कितनी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इससे आपको क्या पता लगता है कि हाँ कितने लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा है। अब अगर आप कोई ऐसा फंड चूज कर रहे हो जिसमें 10 करोड़ रुपया लगा है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बट अगर कोई ऐसा फंड है जिसमें 5,000 करोड़ या 6,000 करोड़ रुपए लगे हैं तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ थोड़ा जा सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एयूएम देखना है, ठीक है। जिसमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा एयूएम दिखे आप उनको चूज कर सकते हो। अब यहाँ तो आप ये कर सकते हो कि आप अगर आपको निफ्टी 50 वाला इंडेक्स फंड लेना है, जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ से शुरू हो जाओ, मतलब लेफ्ट साइड से आप नाम पढ़ने शुरू कर दो, ठीक है। आप ऊपर से शुरू हो जाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बैंकिंग ईटीएफ, तो हमें ये नहीं लेना है। गोल्ड ईटीएफ हमें ये भी नहीं लेना है। उसके बाद है इंडेक्स फंड, यहाँ पे ये इंडेक्स फंड है, तो इसको अगर हम ओपन कर लें, मैं भी आपको सारे इंडेक्स फंड्स ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फंड चूज करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद है निफ्टी ईटीएफ, तो ये भी एक ईटीएफ है, ठीक है। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैं अभी सारे ओपन कर रहा हूँ जो भी मेरे को ईटीएफ दिख रहे हैं निफ्टी 50 के। अब ये है निफ्टी 100 का, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है भारत 22, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ये कुछ अलग अलग फंड्स होते हैं, जो कि कुछ होते हैं जो कि मतलब पावर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ है जो कि भारत की टॉप 22 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग अलग है, ठीक है। हमें निफ्टी 50 का देखना है अभी, तो ये देख सकते हो एक है निफ्टी 50 फंड है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद है बैंकिंग है, ये गोल्ड है, ये निफ्टी 50 का प्लान है। तो अभी मैं सारे निफ्टी 50 के प्लान्स ओपन कर लेता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको जो भी फंड चूज करना है वो इंडेक्स फंड होने चाहिए, वो ईटीएफ मत हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड अलग चीज़ है थोड़ी सी, ईटीएफ अलग है। हालांकि इन्वेस्टमेंट आपकी सेम ही रहने वाली है, बट ईटीएफ क्या होता है, वो
मार्केट में ट्रेड होते हैं तो उसमें कई बार थोड़ा सा प्राइस का वेरिएशन रहता है, मतलब वो अगर निफ्टी सही से चल रही है, निफ्टी 50 सही से चल रही है, ऊपर जा रही है, तो वो भी ऊपर जाएगा, बट कई बार उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो तो फिर आपको इंडेक्स फंड यहाँ से चूज करने हैं, जैसे इसमें ETF भी आ रहा है, उसमें आपको फंड चूज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने सारे फंड्स ओपन कर लिए हैं जो कि इंडेक्स फंड है। अब इसमें से हमें करनी है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग क्या करनी है, हमें वो फंड्स चूज करने हैं जिसमें कुछ AUM अच्छा है। AUM क्या होता है, जिसमें टोटल पैसा जितना भी इन्वेस्ट हुआ है, जितना भी पैसा लोगों ने लगाया हुआ है उस पर्टिकुलर फंड में, उसको कहते हैं AUM, ठीक है। तो अब हमें वो देखने कि कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसमें ज्यादा पैसा लग रखा है, तो हमें वहां से कुछ और अच्छे फंड्स मिल जाएंगे। अभी तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे 8-9 फंड्स खुल चुके हैं, तो हमें इतने तो नहीं एनालाइज करने हैं, हमें सिर्फ 3-4 फंड्स या 2 फंड्स एनालाइज करने हैं, फिर उसमें से हमें अच्छा फंड चूज करना है। अब यहाँ पे आपको AUM किस तरीके से देखना है, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे फंड्स दिख रहे हैं हमें, इसमें से आपको एक एवरेज निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पे देखोगे किसी में 100 करोड़ है, किसी में 200 करोड़, किसी में 5000 करोड़, किसी में 11000, किसी में 2000। तो यहाँ पे आपको एक एवरेज देख लेनी कि हाँ यार कितना एवरेज यहाँ पे मतलब लग रखा है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे 10,000 है, 3,000, 20,000, तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऐसे फंड है जिसमें 2000 करोड़ या 1000 करोड़ है। तो हम एक अपने मतलब खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि जिसमें 1000 करोड़ से ऊपर की या 1000 करोड़ के अराउंड की इन्वेस्टमेंट है, मैं उस फंड को रखूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, उसके नीचे वाले किसी भी फंड को एनालाइज नहीं करूंगा। इस तरीके से आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इंडेक्स फंड में आप यहां से देख सकते हो, उसके अलावा अगर आप कोई और लार्ज कैप फंड देखते हो, स्मॉल कैप फंड देखते हो, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने एक चीज रख ली कि हमें 1000 करोड़ से नीचे वाले फंड्स को नहीं देखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आदित्य बिरला का जो फंड है, इसमें फंड साइज है 200 करोड़ का, तो इसको हमें कैंसिल कर देना है। तो ये आप शुरू में पहले भी देख सकते हो, बट ओपन करके देखोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसको हमने कैंसिल कर दिया। ये है DSP वालों का, तो इसमें है 116 करोड़, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद है HDFC का, इसमें है 2100 करोड़, ऑलमोस्ट 2200 करोड़, इसको रहने देते हैं। उसके बाद है ICICI वालों का, इसमें है 1100 करोड़, तो इसको भी रहने देते हैं। उसके बाद है IDBI, तो इसको 250 करोड़ है, इसको भी कैंसिल। उसके बाद है IDFC वालों का, इनमें भी 250 करोड़, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद है निप्पॉन इंडिया वालों का, इसमें है 300 करोड़, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद है SBI वालों का, तो इसमें है 957 करोड़, तो ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास है, तो इसको रख लेते हैं। उसके बाद है UTI वालों का, तो इसमें है 3036 करोड़, तो इसको भी रख लेते हैं। तो ये हमारे पास अभी आ गए 4 फंड्स। अब 4 फंड्स में से हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा चूज करना है, ठीक है। हालांकि अब देखो जो भी ये इंडेक्स फंड होते हैं इसमें रिटर्न का ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि आफ्टरऑल सारे पैसा निफ्टी 50 की कंपनीज में लगा रहे हैं और सेम प्रपोर्शन में लगा रहे हैं, सिर्फ कुछ परसेंटेज का फर्क होता है। अब समझ लो UTI वालों ने, जैसे रिलायंस में मैंने आपको बताया था कि 10 पॉइंट कुछ परसेंटेज की जो है उसकी वेटेज है। अब UTI वालों ने हो सकता है सेम एग्जैक्ट लगाया हो, बट ये जो SBI वाले हैं इन्होंने थोड़ा ज़्यादा लगाया हो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रिटर्न का फर्क पड़ जाएगा, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि एक इंडेक्स फंड जो वो ईयरली 10% का रिटर्न दे रहा है और दूसरा 20% का, ऐसा फर्क नहीं होता है। 10% दे रहा है, दूसरा 10.1%, 10.2% या 10.3% दे देगा, बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अब HDFC सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। अब इसमें नीचे आपको जाना है, यहाँ पे ये देखने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स फंड में देखने की जरूरत नहीं होती है ये। इसमें नीचे सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे पोर्टफोलियो में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इसमें पोर्टफोलियो में HDFC बैंक को इन्होंने 11.21% दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे परसेंटेज ऑफ टोटल होल्डिंग। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को इन्होंने 11.17% दे रखा है। ICICI वालों में हम जाते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें इन्होंने 11.19% दे रखा है और इन्होंने रिलायंस को 11.14% होल्डिंग में दे रखा है। उसके बाद इसमें नीचे अगर हम जाएंगे तो इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें अब इन्होंने HDFC बैंक को 10.98 रख रखा है और रिलायंस वालों को 10.94, मतलब इन्होंने बाकी किसी कंपनी में थोड़ी बहुत जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी होगी, तो इसलिए इसमें इनकी कम आ गई। UTI वालों का अगर हम देखेंगे नीचे जाकर, तो इन्होंने देखो HDFC बैंक में 11.20% दे रखा है, मतलब अभी तक HDFC बैंक और HDFC वालों ने और UTI वालों ने सिमिलर इनकी जो है वो मतलब है उसमें वेटेज है। अब ये तो इंडेक्स फंड में एक्चुअली ये भी देखने की इतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आफ्टरऑल 50 कंपनीज में पैसा लग रहा है तो वो सेम ही होंगी। अभी यहाँ पे आपको मेन थोड़ी सी चीज़ें देखनी है, वो क्या देखना है, ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएंगी वो सारी चीज़ें। यहाँ पे है एक्सपेंस रेशो। अब एक्सपेंस रेशो क्या होता है, एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी ये जो फंड्स होते हैं, जो भी AMCs होते हैं, ये अपनी कुछ कमीशन रखती हैं, तो ये होती है उनकी कमीशन, उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशो। अब ये जितनी कम हो उतनी अच्छी है। इंडेक्स फंड्स में ये सबसे ज़्यादा कम होती है। अगर हम किसी और फंड की बात करें जो कि लार्ज कैप है या मल्टी कैप है या मिड कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है या कोई डेट फंड है, डेट फंड्स की भी कम होती है। बट अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप, मिड कैप या कोई भी ऐसा फंड है, उसकी एक जो भी एक्सपेंस रेशो है ऑलमोस्ट 1% या 1.5% के आसपास होती है, मतलब जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसमें से 1% ये खा जाएंगे। तो इंडेक्स फंड में ये हमेशा कम होती है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है इंडेक्स फंड्स की। अब ये कम क्यों होते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड्स को मैनेज नहीं करना पड़ता है।
इंडेक्स फंड में करना क्या, मतलब जो भी निफ्टी 50 में वेटेज है सिंपल उस वेटेज में लगा देनी है। तो इसमें फंड मैनेजर का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है, उसको सिर्फ निफ्टी 50 को देखना है और उस हिसाब से उसको लगाते जाना है। अब इसमें देखो 0.14% है। SBI में देखेंगे अगर हम तो इसके आसपास होगी, इसमें 0.49% है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें 0.45 है। तो इसके बाद HDFC की बात करें तो इसमें 0.3% है। तो अब यहाँ पे दो और फंड्स निकल गए हमारे, ICICI वाला और SBI वाला। तो इसको निकाल देते हैं। अब देखोगे इन दोनों में AUM भी कम था, दोनों में 1000 करोड़ के आसपास था, तो ये भी दोनों फंड हमारे निकल गए। अब एक आ गया जिसमें है 0.14 और एक है जिसमें 0.3%। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो, इसमें AUM है 2100 या 2200 करोड़ का, इसमें अगर देखोगे तो इसमें 3000 करोड़ का। मतलब अब यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली एक अच्छा फंड जो है वो चूज हो गया। अब इसको भी मारो भाई गोली, ठीक है। अब आपके पास एक अच्छा फंड आ गया जिसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जैसे देखो इसका फंड साइज भी सबसे ज़्यादा है, इसकी एक्सपेंस रेशो भी सबसे कम है और बाकी होल्डिंग्स देखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। तो मतलब अभी आपके लिए एक अच्छा फंड चूज हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जाकर सर्च करना है यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग में एंड आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। अब इसका आप नाम यहाँ पे कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली एंड देन आप यहाँ पे जाकर वहाँ पे देख सकते हो। अब इंडेक्स फंड में तो बहुत आसानी से हमने जो इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप कोई लार्ज कैप फंड देख रहे हो, कोई मल्टी कैप या कोई मिड कैप वगैरह फंड देख रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ा और एनालिसिस करना पड़ता है। उसमें आपको जाकर देखना पड़ता है कि यार कंपनी कौन सी उसने कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बाद रिस्क रेशोज वगैरह। मैं इतना ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देता हूँ, बट हाँ ये भी आप चेक कर सकते हो, इसके आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि उसने अपने कॉम्पिटिटर से किस तरीके से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है या नहीं करा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, बट इंडेक्स फंड में देखने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में सिर्फ आपको वो सिलेक्ट करना है जिसमें एक्सपेंस रेशो कम हो और AUM थोड़ा ठीक ठाक हो। तो ये हमें मिल गया। अब इसको जाकर हम करते हैं एंजल ब्रोकिंग में सर्च। अब ये एंजल ब्रोकिंग का यहाँ पे देख सकते हो एडवाइजरी वगैरह चल रही है। ये कभी भी आपको फॉलो नहीं करनी है, आपको अपने बेस पे ट्रेड करना है, अपने बेस पे सब कुछ करना है। यहाँ पे आपको जाना है मोर वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में जाते हैं। अब यहाँ पे भी बेसिकली आप सब कुछ एनालिसिस कर सकते हो, बट जैसे आपने देखा मनी कंट्रोल में सब कुछ अच्छे से आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी दिख रहे हैं, किस तरीके से रिटर्न्स आ रहे हैं इसके, कितना पिछले 1 साल में या कितना इसने पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है, तो वो सब कुछ आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इसको, स्कीम को, सर्च म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया। अब इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे ये ऐड हो गए, तो इसको हम कर लेते हैं ऐड टू बास्केट, ठीक है। तो ये ऐड हो गई बास्केट में। अब यहाँ पे व्यू बास्केट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो। अब यहाँ पे ऊपर लिखा होगा कि इसमें कितनी है मिनिमम, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम इसमें है 500। अगर आप SIP करना चाहते हो, SIP क्या होता है, आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब 500 रुपये आपके हर मंथ बैंक में से डिडक्ट हो जाएगा और इस स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा जिस भी तारीख को आप करना चाहते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं खुद ही कर दूंगा कुछ महीने बाद, जब भी मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे, तो फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब भी आपका मन करे, जब भी आपके पास पैसे हो, तो फिर आप कर सकते हो। वो है मिनिमम 5000। अगर आप SIP करना चाहते हो फिर 500, अगर आप वन टाइम करना चाहते हो फिर मिनिमम 5000। बट आई रेकमेंड आप एक SIP शुरू करो जिसमें आपको भी मंथली एक आदत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने की। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आप जाकर इसमें जो है वो ऐड कर सकते हो जितना भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब समझ लो मैं यहाँ पे 5000 की करना चाहता हूँ, तो सिंपल इसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पे, जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है एंड सिंपल आपका ये जो है वो म्यूचुअल फंड बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, हमें एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम लगा है एंड बाय करने में कम। यही चीज़ करनी है। लोग क्या करते हैं, लोग एनालिसिस में टाइम नहीं लगाते हैं, लोग कहते हैं भाई बाय करना, जल्दी जल्दी बाय कर लो, कहीं भागे नहीं जा रही है मार्केट, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बट मेक श्योर आप उसमें से टाइम लगाओ, ठीक है। इंडेक्स फंड में इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड तो आपने बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लिया, बट हाँ बात करेंगे कि किस तरीके से जो वो टाइम लगता है, आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सब कुछ होता है, तो वो हम जरूर से आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट फिलहाल आपको यही चीज़ें देखनी है, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और बस अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडेक्स फंड आपको लेना है सबसे पहला, कोई और फंड की तरफ मत जाना, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड वाले में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि भाई पिछले 1 साल में इसने 40% 50% का रिटर्न दिया, आप इसमें चले जाओ। वो जरूरी नहीं कि आने वाले टाइम में भी देगा, तो इसलिए मेक श्योर आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपनी इंडेक्स फंड में करो एंड टाइम बाय टाइम आपकी वैल्यू जरूर से बढ़ती रहेगी। अब इंडेक्स फंड में सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो आप मतलब आपको टाइम नहीं करना है, ठीक है। अब अभी अगर हम बात करें, निफ्टी जो है वो बहुत ऊपर चल रही है, ठीक है, 14,000 से भी ऊपर चल रही है। अब अगर आप आज पैसा लगा देते तो हो सकता है निफ्टी कल नीचे आ जाए, ठीक है, 13,000 आ जाए, 12,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, बट आपको उसको वहीं पे रखना है, इन्वेस्टमेंट को आप करते जाओ। बिकॉज अगर हम बात करें निफ्टी जब से शुरू हुई है, जब से निफ्टी चल रही है, मार्केट चल रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी ऊपर ही जा रही है। तो अगर आप आज पैसा लगाते हो तो कुछ टाइम बाद ऊपर चला जाएगा, ठीक है। निफ्टी में सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो जाएगी ऊपर, चाहे आज से 2 साल बाद जाए, 3 साल बाद जाए, बट जरूर जाएगी ऊपर और आपका पैसा बढ़ेगा। अनटिल एंड अनलेस हम कोई बहुत बड़े बेयर फेस में चल रहे हैं कि मतलब हमारी मार्केट आने वाले 20-30 साल तक परफॉर्म नहीं करेंगी,
वो अभी नहीं है। अभी मार्केट्स परफॉर्म करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। बस ये कि हो सकता है आप थोड़ा ऊपर पैसा लगाओ, बट शुरू करो, ठीक है। पैसा आप चाहे ऊपर लगा रहे हो, क्योंकि निफ्टी नीचे से चली हुई है, अभी आप ऊपर हो, तो ठीक है, आपको पैसा तो लगाना ही है ना। अब अगर आप वेट करते रहोगे तो फिर ऑब्वियसली गाड़ी निकल जाएगी। अब यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर सकते हो? सबसे पहले तो आप जाते ही, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपका अकाउंट बन जाए, जब भी आप सेलेक्ट कर लो, जाते ही बाय कर लो, एक फंड बाय कर लो, ठीक है। चाहे कुछ ही पैसे से शुरू करो, बट कर दो। अब वहां पे आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी बना लेनी है। समझ लो निफ्टी अभी चल रही है, राउंड फिगर ले लेते हैं 10,000 पे, ठीक है। समझ लो 10,000 पे निफ्टी चल रही है। अब आपको अपने मन में एक फिगर बना लेनी है कि जब भी निफ्टी, कभी भी निफ्टी मेरे को 5% नीचे या 10% नीचे मिले, मतलब 10,000 की निफ्टी मेरे को 5%, मतलब 500 रुपये नीचे मिले, 9,500 पे मिले, तो मैं और पैसा ऐड कर दूंगा उस फंड में। समझ लो आपने आगे 1,000 रुपया लगा रखा है, तो जब निफ्टी 9,500 पे आती है तो आप उस पर्टिकुलर फंड में 500 रुपया और ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो आप तब और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप उसका कुछ परसेंटेज और ऐड कर सकते हो। फिर आपको अपने मन में सब कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है। अगर निफ्टी और 10% क्रैक कर जाती है, आप और पैसा ऐड कर दोगे, ठीक है। ऊपर जा रही है तो तब तो आपको करते रहना है, तब आप ऐसा भी कर रहे हो, करते रहो। बट जब भी आपको नीचे मिलती है निफ्टी, या जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो भी उस चीज़ को फॉलो करता है, अगर आपने सेंसेक्स वाले फंड में कर रखे है तो फिर आपको उस हिसाब से देखना है। बट जब भी आपको नीचे मिलती है, कुछ परसेंटेज आप सेट कर लो, हाँ 5%, 10%, 15%, तो जब भी आपको नीचे मिलेगी तब आप उसमें और ऐड कर दोगे। तब क्या होगा, तब आपको वो सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो एंड इस तरीके से आपको बाय करना होता है। बाकी मनी कंट्रोल के थ्रू आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरीके से करना है। बट फिलहाल आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको फर्स्ट म्यूचुअल फंड बाय करना है। एंड जैसे आप यहाँ पे बाय करोगे, उसके कुछ दिन बाद आपको जो है वो आपके अकाउंट में शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ टाइम लगता है, 1 से 2-3 दिन लग जाते हैं आपको फंड्स, जो भी यूनिट्स हैं वो एलोकेट होने में। तो वो आप सब कुछ देख सकते हो, वहाँ पे आपको डेफिनेटली पता लग ही जाएगा। बट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको देखना है। एंड बाकी आप यहाँ पे आकर वेबसाइट में आकर इनके और फंड्स एनालिसिस कर सकते हो, सब कुछ आप देख सकते हो, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे बहुत आसान भाषा में लिखा होता है, कुछ यहाँ पे अलग लिखा नहीं हुआ है। आप कंपनीज देख सकते हो कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने, या क्या कर रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप जाकर अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे। बाकी आपके पास अगर ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप उसको ओपन करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंजल ब्रोकिंग के थ्रू आप करवा सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, हम अपने चैनल पे जो भी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, चाहे वो स्टॉक्स बाय करने से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें मैं एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म ही यूज़ करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप अकाउंट ओपन करवा लो। जरूरी नहीं कि आप एंजल ब्रोकिंग के साथ करवाओ, कहीं और भी करवा सकते हो, बट अकाउंट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आने वाली वीडियोस में और बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले, किस तरीके से आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या क्या क्या चीज़ें, तो वो आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।